हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहेंगे। तो आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से मोस्टली रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक से रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। देखो, मैंने ज्वार भाटा से रिलेटेड आपको बहुत बार कंसेप्ट समझाया है और यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें मैंने बताया है कि ज्वार भाटा किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, सारा रीज़न समझा रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण पर होते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, या सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। देखो, सिंपली बात करें, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस सिचुएशन को सिज्जिकी भी कहते हैं। और इसी सिचुएशन में आपका अमावस्या और पूर्णिमा भी होती है, और इसी सिचुएशन में आपके ज्वार भाटा भी आते हैं समुद्र के अंदर अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मैक्सिमम दूरी, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार एग्जाम में भी रिपीट होता है। तो देखो, उपसौर का मीनिंग होता है, उप का मीनिंग होता है नज़दीक। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तब उपसौर वाली स्थिति होती है। बट जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पूछी गई है तो राइट आंसर इज अपसौर। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, अपसौर। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एपीहीलिन। कई बार है ना, एग्जामिनर इंग्लिश वाला भी नाम लिख के दे देता, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं एपीहीलिन। ठीक है, हिंदी में अपसौर बोलते हैं। और ये सिचुएशन होती है भाई 4 जुलाई को। कब होती हैं, 4 जुलाई को। और जब सबसे नज़दीक होती हैं तो उसे उपसौर बोलते हैं। और 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, 3 जनवरी को। और पेरिहीलिन बोलते हैं इंग्लिश में उपसौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो जो डायमंड रिंग की घटना होती है वो कब देखी जाती है, तो देखते हैं। पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, या केवल केंद्रीय क्षेत्र जो हमारा है उसका समग्रता निशान के साथ। देखो, डायमंड रिंग की जो घटना होती है ना, वो केवल परिधीय क्षेत्र में होती है। जो समग्र निशान होते हैं ना चारों तरफ, उन निशान के साथ ही आपके डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। सूर्य के चारों ओर होता है ना एक डायमंड रिंग, एक सर्कल सा दिखाया जाता है, उसे ही डायमंड रिंग कहते हैं। तो परिधीय क्षेत्र यानी जो सर्कल वाला एरिया परिधीय एरिया है, उसके चारों ओर एक निशान के साथ देखने को मिलती है डायमंड रिंग की घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो यानी जब ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण के दौरान भाई आपका सबसे काला भाग जो है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, देखो आप सबको पता है जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है भाई, आपका अमावस्या को ही होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, वो आपका पूर्णिमा को ही होता है। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी आपका आंशिक भी हो सकता है, मीन्स कभी कभी थोड़ा सा सूर्य ग्रहण भी हो सकता है, और कभी कभी आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण भी हो सकता है, तथा पृथ्वी के छोटे से भाग में दिखाई पड़ता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है उसे बोलते हैं प्रछाया। क्या कहते हैं, प्रछाया। ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण है, उस समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को बोलते हैं सूर्य कृत। ठीक है, तो अच्छे वाला सूर्य ग्रहण हो रहा है और उस समय जो सूर्य का भाग आपको दिख रहा है तो उस भाग को कहेंगे सूर्यकृत, और जो सबसे काला भाग होता है उसकी छाया का उसे कहेंगे प्रछाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की वास्तविक दूरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर रहेगा हमारा 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर होती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश से आपको 1 डिग्री अक्षांश तक जाना है, तो इनकी जो बीच की दूरी मानी गई है वो 111 किलोमीटर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
सी एस रामेश 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है? तो 1971 के अनुसार एस रामेश है उनके अनुसार अगर हम बात करें तो जो मानसून है, देखो ये अलग अलग आपके जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग मानसून के एरिया को डिफाइन किया है। तो रामेज मानते थे कि जो 35 डिग्री उत्तर से लेकर आपका 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से लेकर 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का जो एरिया है यही आपका मानसूनी एरिया है। यानी इस एरिया में मानसून आता है और इतना ही एरिया तक मानसून फैलता है, कवर करता है, बारिश करता है। तो राइट आंसर रहेगा रामेज के अनुसार क्या रहेगा? 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीतकालीन अयानात पर घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको बताना है गलत है? देखो शीतकालीन अयानात हो रहा है तो आपको बताना है तो शीतकालीन अयानात में क्या रहेगा? तो भाई 20 डिग्री अक्षांश पर आपकी दिन की जो लंबाई है वो 10 घंटे 48 मिनट, बिल्कुल ठीक। 20 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर तो आपका 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। 0 डिग्री पर देखो, पहले 0 डिग्री पर ही देख लो। देखो 0 डिग्री पर तो आपके 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 0 से आप 20 पर जाओगे तो दिन की लंबाई घटती चली जाएगी क्योंकि शीतकालीन अयानात है। ठीक है, तो दिन की लंबाई 20 डिग्री पर घट गई तो 10 घंटे 48 मिनट रह गई, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं और 20 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, ये मैंने आपको निकालना सिखा रखा है पहले। तो 40 डिग्री अक्षांश पर हम बात करें तो दिन की लंबाई सिर्फ 6 घंटे की रह जाएगी, ये कथन गलत है भाई। 40 डिग्री अक्षांश पर आपके नियर अबाउट 8 घंटे के लगभग दिन रहेगा। ठीक है, तो ये 6 घंटे का और 10 मिनट का दिन की लंबाई, ये कथन गलत है। 60 डिग्री पर 5 घंटे 33 मिनट, तो निकालोगे जब यही आएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू कैलकुलेट टाइम, उससे आपका ये टाइम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्न में से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को आपको बताना है और उत्तरी अक्षांश का पूछा है। देखो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल आपके दक्षिणी गोलार्ध में सीधी लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को, और आपके उत्तरी अक्षांश में इस दौरान सर्दी चल रही होती है। ठीक है, तो इसमें से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहेगा? तो आपका टाइम देख लेते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर 12 घंटे का दिन चल रहा है, यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टाइम जो पीरियड है वो घटेगा, तो 12 घंटे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 12 घंटे तो इसका आंसर रहेगा ही नहीं। और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आपका टाइम घटेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात रहता है सारा साल। तो आपके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जबकि आपकी सर्दियाँ चल रही है उत्तरी अक्षांश में, तो आपका टाइम माइनस होगा, तो राइट आंसर रहेगा 10 घंटे 48 मिनट। ठीक है, तो क्या रहेगा? 10 घंटे 48 मिनट। तो ये निकालते कैसे हैं? देखो थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे आपके 0 डिग्री पर 12 घंटे का टाइम है, ठीक है, पूरा 12 घंटे का टाइम है, और सूर्य है भाई दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर दे रखा है तो दक्षिणी गोलार्ध में है सूर्य, तो यहाँ पर टाइम माइनस होगा उत्तरी गोलार्ध में। अब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूछा है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भाई आपकी 20 रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा? इंटू 4 यानी 80 मिनट लगेंगे। तो आपका 1 घंटा और 20 मिनट लगेंगे नियर अबाउट। ठीक है, नियर अबाउट आपका कितना टाइम पीरियड लगेगा? 1 घंटा 80 मिनट। अब ये 1 घंटा 80 मिनट, तो 12 में से 1 घंटा घटाओगे, आपके कितने बज गए? 11। और जब 11 बजते हैं तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 10:60, तभी आपके 11 बजते हैं। अब हमने 1 घंटा तो घटा लिया था और 20 मिनट और रह गए, तो 10:40 नियर अबाउट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। 10 घंटे और 48 मिनट का वहाँ पे क्या रहेगा? दिन रहेगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये भाई। शैडो जोन बताना आपको पी भूकंपीय तरंगों का। पृथ्वी के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पर पी भूकंपीय तरंगें एंट्री नहीं कर पाती, उनका शैडो जोन होता है, छाया मंडल होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच। जो पी तरंगे है ना, इनको प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव भी कहते हैं।
ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और इनमें अणुओं का जो कंपन होता है हमेशा आगे पीछे होता है, इस तरीके से आगे पीछे होता है, इसीलिए इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे या संपीड़न तरंग के नाम से भी जाना जाता है, पी तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्षांश समानांतरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड आपको रोंग कथन देखना है भाई। समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। तो समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उनको विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट। वे भूमध्य रेखा से आरंभ होती हैं और इनके समानांतर ही चलती हैं, बिल्कुल करेक्ट। 0 डिग्री से शुरू होती है और फिर समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है। सभी समानांतर लंबाई में समान है, बिल्कुल गलत। सबसे बड़ी है भाई आपकी भूमध्य रेखा, सबसे बड़ा सर्कल बनाती है समानांतर अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जैसे 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 वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाती हैं तो इनकी लंबाई घटती चली जाती है और ग्लोब पर तो बिल्कुल ये डॉट भी रह जाती है। तो ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर हमने गलत फैक्टर चूज करना था, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी लंबाई में एक समान नहीं होते। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और आपके तर्क का क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, बिल्कुल करेक्ट। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि भाई भूमध्य रेखा पर आपका जो दिन होता है वो सदैव 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपत कोण जो होता है वो समान होता है। तो देखो ये आपकी अगर हम बात करें बिल्कुल दोनों के दोनों जो कथन है स्टेटमेंट भी ठीक है और इसका कारण भी ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर दिन हमेशा 12 घंटे का क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर बिल्कुल जो सूर्य की किरणों का कोण होता है वो बिल्कुल एक समान रहता है, ठीक है। तो इसके आपका क्या रहेगा, ए और आर दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट व्याख्या है। सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पर खींची गई है, ठीक है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरा साल लंबवत पड़ती है, बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। तो इसीलिए दोनों यहाँ पर इस एरिया में भूमध्य रेखा पर आपके दिन और रात की लंबाई भी बराबर होती है। और यहाँ वर्ष बल सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण टेम्परेचर भी हाई रहता है और वर्षा भी अधिक होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है और इसी दिन संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसी स्थिति को विषुव के नाम से भी जाना जाता है, यानी इक्विनॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह आपको बताना है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो थोड़ी सी विचलित क्यों है, बिल्कुल सीधी क्यों नहीं है। समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती, समान प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती, समान प्रशासनिक स्थल खंड को बांटती हैं। देखो इसमें अगर हम बात करें तो वो जो थोड़ा विचलित है वो इसलिए है क्योंकि ये कभी भी जो समान प्रशासन यानी एक ही गवर्नमेंट है किसी द्वीप समूह में, किसी कंट्री में, तो समान प्रशासन के अंतर्गत जो भी आइलैंड्स आता है या जो भी लैंड वाला पार्ट है उसको अलग नहीं करती, 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल करेक्ट। बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती, बिल्कुल करेक्ट। स्थान स्थल मंडल को खंड को बांटती है, ये भी ठीक है। बट समान प्रशासन के तहत जो भी आपके द्वीप समूह है उनको विभाजित नहीं करती, क्योंकि एक ही द्वीप में इस तरीके से तो भाई एक ही द्वीप में आपका एक ही टाइम पर क्या हो जाएगा, आपकी 2 डेट हो जाएंगी। इसी वजह से ये एक समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को कभी भी विभाजित नहीं करती, कभी भी अलग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस देश से प्राइम मेरिडियन जो रेखा है वो गुजरती है। तो प्राइम मेरिडियन रेखा किसे बोलते हैं, वर्ल्ड की टाइमलाइन को, और ये किस देश से गुजरती है भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। ये आपके बेनिन, लाइबेरिया, घाना, टोंगा। तो राइट आंसर होगा घाना। अफ्रीका के इन कंट्रीज में से बात करें तो घाना में से गुजरती है, ठीक है। टोगो लिखा हुआ है, टोंगा से गुजरती है। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन जिसे बोलते हैं वो यूके से, स्पेन, माली, टोंगा, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना में से गुजरती हैं। अफ्रीका में जीएमटी के सबसे निकट की जो राजधानी की शहर बात करें तो वो घाना ही शहर है और इसकी राजधानी अक्रा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी देशांतर वृहत वृत्त होते हैं और एक वृहत वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है। तो सभी देशांतर वृत्त की अगर हम बात करें तो वो आपके वृहत वृत्त होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी देशांतर वृहत वृत्त होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो एक वृहत वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, बट ये आपस में इस कथन से ये कारण नहीं निकला। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, बट जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था। तो मानचित्र रचना में अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले किसने किया था, यूनानी विद्वानों ने। जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने ही सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का विकास किया। पृथ्वी को विभिन्न कटिबंधों में यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इन सब में विभाजन का काम भी इन्होंने ही किया था, यूनानी विद्वानों ने। तो राइट आंसर इज यूनानी विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसान कराने के लिए निम्न में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है। तो सरकार द्वारा देखो राजस्व या कर यानी कहीं ना कहीं टैक्स लेना है गवर्नमेंट को, और टैक्स किससे लेगी, जनता से लेगी। ठीक है, तो इसका एहसास कराने के लिए कैडस्ट्रल जो मैप होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो आपके भू संपत्ति मानचित्र होते हैं, इन्हें हिंदी में संपत्ति मानचित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कैडस्ट्रल मानचित्र जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती हैं अपने टैक्सेस वगैरह के लिए। तो इनके लिए कौन सा मानचित्र तैयार होता है, कैडस्ट्रल मानचित्र। दीवार के मानचित्र ये इनको मापनी एटलस मानचित्र की मापनी से बड़ी होती है। ठीक है, इतना आप याद रखना, दीवार के जो मानचित्र होते हैं वो एटलस से बड़े होते हैं। एटलस फिर दीवारी मानचित्र से बड़ी आपकी वो जो इनकी किसकी मापनी बड़ी होती है, आपके टोपोग्राफिकल सीट्स की, यानी जो आपकी आती है ना, जो आप देखते हो टोपोग्राफिकल सीट्स उनकी। नेक्स्ट है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो पूरी अर्थ को हम बात करें तो भाई 24 आपके टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइम जोन है। जैसे हमारे इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें मैच करना है इनको। ये है आपके कुछ युग और उनकी अवधि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है नियोजोइक, या जिसे नवजीक भी कहते हैं। तो नियोजोइक जो आपका युग था वो था भाई प्लिस्टोसिन में अवधि में। ठीक है, प्लिस्टोसिन अवधि में था नियोजोइक। मैसोजोइक था जुरासिक में, मैसोजोइक जुरासिक में। सीनोजोइक था आपका मियोसिन में, और पैलोजोइक था सिल्यूरिन में। तो ये अवधि थी किस किस युग की, कौन सी अवधि थी, नियोजोइक की अवधि प्लिस्टोसिन, मैसोजोइक की अवधि जुरासिक, सीनोजोइक की अवधि मियोसिन, और पैलोजोइक यानी पूरा जीवी की जो अवधि थी वो आपकी थी भाई सिल्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने, उनको प्रोसेस करने के पश्चात उन पर कार्य करता है। तो आपको बताना कौन सा कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं। तो कौन सा काम करता है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। SHAR सेंटर, SDS सेंटर, LPS सेंटर, या NRSC। तो NRSC जिसे क्या बोलते हैं, NRSC, यही आपका भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ करके उस पर काम करता है भारत में। वैसे अगर हम बात करें ना, भारत में 4 प्रकार के रिमोट सेंसिंग होते हैं। थोड़ा सा बता दूं आपको, भारत में 4 प्रकार के रिमोट सेंसिंग होते हैं, ध्यान देना। एक होता है भाई आपका रेडियोमीटर, एक होता है भारत में रेडियोमीटर। जो रेडियोमीटर होता है ना, ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के कुछ भागों को मापता है। क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय जो ऊर्जा होती है उसके कुछ भागों को मापता है। दूसरा होता है ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तीसरा होता है भाई आपका मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर तीसरा होता है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आते हैं रेडियोमीटर किसे मापता है, ऑडियोमीटर किसे मापता है, मैग्नेटोमीटर किसे मापता है। और लास्ट आता है भाई आपका ग्रेविमीटर। जो ग्रेविमीटर होता है वो मापता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जो होने वाले चेंजेस हैं उनको मापता है। तो रेडियोमीटर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के कुछ भाग को मापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, मैग्नेटोमीटर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में होने वाले जो चेंजेस है उनको मापता है, ग्रेविमीटर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले चेंजेस को मापता है। तो ये 4 प्रकार के रिमोट सेंसिंग होते हैं। और NRSC
ठीक है। तो आपका एनआरएससी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई थी। एनआरएससी की फुल फॉर्म होती है भाई नेशनल रिमोट सेंसिंग और आपका सेंटर। तो इनको जो सेंसिंग डाटा प्राप्त करने के लिए एनआरएससी ही यूज़ होती है, यही उस पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न ईएमआर स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपको सही क्रम बताना तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राबैंगनी, फिर नीला, फिर हरा और लाल। सही क्रम ये होता है भाई। तो ये दोनों तो गलत है क्योंकि प्राबैंगनी लास्ट में दिया है। प्राबैंगनी सबसे पहले आता है, फिर आता है नीला कलर, नीला हरा लाल, लाल हरा नीला मत करना, नीला हरा लाल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग होती है जिनकी वजह से विजुअल होती हैं चीज़ें। तो प्राबैंगनी, नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा कर दिया। कितने गुना बड़ा कर दिया भाई? 3 गुना बड़ा कर दिया। देखो ये जो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको करने की ट्रिक होती है। आपको जो RF दिया, RF क्या है 1/3000, इसको मानचित्र को 3 गुना बड़ा कर दिया। तो मानचित्र की मापनी क्या होगी? आपको भी कुछ नहीं करना, जितने गुना बढ़ा देना उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर अगर मानचित्र को बड़ा करने के लिए मानचित्र को जितना गुना बड़ा करना है उतना ही उसके हर में से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है। तो मीन्स आपको क्या करना है, 1/3000 था तो 3000 को 3 गुना दे दिया। तो ये जो हर है अंश तो इसका 1 है, हर इसका 3000 है। तो इसको 3 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 3 बन जा 3, फिर 0 0 0 यानी 1/1000। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3 गुना है पर आपको उल्टा करना है, इसको भाग कर देना है रेशो से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/1000 बी। ठीक है। तो जितने गुना बड़ा पूछे उतने से ही आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है। तो आपको बताना थीमेटिक मानचित्र नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला, खनिजों का वितरण दिखाने वाला, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला, या मापक 1/50,000 पर बना धरातल पत्रक। तो थीमेटिक मानचित्र पर अगर हम बात करें ना, तो जो RF होता है 1/50,000 पर जो धरातल पत्रक होता है वो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो सभी में थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग हुआ है बाकी में, बट जो मापक है 50,000 पर बना धरातल पत्रक वाला ये नहीं होता है। तो यहाँ पर थीमेटिक मानचित्र नहीं पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थीमेटिक मानचित्र वही मानचित्र होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, नॉर्मल सी बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है भाई एग्जाम में। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो देखो आप सबको पता है स्कैटर यानी प्रकिरण की वजह से होता है। अब ये प्रकिरण के भी आपको टाइप दिए हैं। तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देने का जो कारण है ना, वो है भाई आपका रेले प्रकिरण। रेले प्रकिरण के कारण ही हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन निम्न में से किस मानचित्र विधि का सामान्य उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है? समोच्च रेखा, वर्ण मानचित्र, बिंदु विधि या सम्मान रेखा। तो देखो अगर हम बात करें ना, तो आपकी मानचित्र विधि का समान जनसंख्या घनत्व को प्रेजेंट करना है, और जनसंख्या घनत्व को प्रेजेंट करने के लिए आपके वर्ण मानचित्र यूज होते हैं। देखो जनसंख्या घनत्व को हम कैसे दिखाएंगे, अलग अलग शेड के द्वारा, और जो शेड्स है वो हमारी वर्ण मानचित्र में ही यूज होते हैं। सम्मान में तो सम्मान रेखाएं खींची जाएंगी, डॉट में डॉट मेथड डॉट होती है, समोच्च रेखाएं में समोच्च रेखा खींची जाती है। वर्ण मानचित्र में आपके अलग अलग शेड्स का यूज होता है, और उन शेड्स को भर कर आप अलग अलग एरियाज को प्रेजेंट करते हो। और जनसंख्या घनत्व मानचित्र आप सबने देख रखा है, जिसमें हम दिखाते भाई 400 से ज़्यादा घनत्व वाले एरिया, 300 से 400 घनत्व वाले एरिया, 200 से 300, 100 से कम, 0 से 100 के बीच। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर एक टाइम लिख दिया, टाइम जब आ जाएगा तो आंसर में क्रोन जिसके साथ लगा होगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर राइट क्या रहेगा भाई? आइसोक्रोन। तो समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें आइसोक्रोन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई ऐसा कौन सा मानचित्र प्रक्षेप है, तो आपको वो बताना है जिसे आपका मैप
होमोलोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है इसके नाम से भी जाना जाता है। तो भाई किसे कहते हैं होमोलोग्राफिक प्रक्षेप? तो ये है भाई आपका मोलवीड का प्रक्षेप, जो मोलवीड प्रोजेक्शन है। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है मोलवीड प्रोजेक्शन से। तो जो मोलवीड प्रोजेक्शन है वो एक आपका इक्वल एरिया प्रक्षेप है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। वो एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जो आपका दीर्घवृत्तीय सीमा के द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि इसकी जो दीर्घवृत्तीय सीमा होती है इसके द्वारा। इसमें क्या होता है, सभी अक्षांश रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी होंगी और बिल्कुल समानांतर होंगी, एक दूसरे के समानांतर और बिल्कुल सीधी सीधी खींची होती हैं। और इनके बीच का जो अंतराल होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर अगर आप जाते हो तो कम होता चला जाता है। केंद्रीय देशांतर रेखा बिल्कुल सीधी होती है, जो केंद्र में देशांतर रेखा होगी बिल्कुल सीधी होगी, और 90 डिग्री देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। तो वो होता है आपका मोलवीड प्रक्षेप। तो इसका राइट आंसर होता है मोलवीड प्रक्षेप, जिसे होमोलोग्राफिक प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है आपको बतानी है, और वो भी वितरण मानचित्र में। देखो वितरण मानचित्र में अगर मात्रात्मक विधि की बात करें तो भाई कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आपका आइसोप्लैथ मेथड। देखो आइसोप्लैथ जो मेथड होता है ये इसमें ना आपकी क्या होती हैं, एक तो आपकी अमात्रात्मक विधि होती है, एक मात्रात्मक विधि होती है। आपकी क्वांटिटेटिव नहीं पूछा इसमें, तो क्वांटिटेटिव आपकी है, एक तो वर्णमात्री क्वांटिटेटिव है, ठीक है, एक सामान्य रेखा विधि भी क्वांटिटेटिव है, आपकी जियोमेट्रिकल सिंबल विधि में भी क्वांटिटेटिव है, ये भी कोरोप्लैथ मेथड भी क्वांटिटेटिव है, डॉट मेथड भी। इनमें सब में आपने क्वांटिटी करनी पड़ती है मात्रा, ठीक है, बट मात्रात्मक विधि आइसोप्लैथ मेथड मात्रात्मक विधि में नहीं आता, ठीक है, ये आप रखना। अमात्रात्मक विधि कौन कौन सी है, रंगारेख विधि जिसमें रंग भर के, और आपकी शेडिंग मेथड भी अमात्रात्मक है, ठीक है, और आपका वर्ण प्रतीकी मेथड भी, आइसोप्लैथ मेथड भी, और पिक्टोरल मेथड भी, चित्रीय मेथड, ये सारे आपकी अमात्रात्मक विधि हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? तो किसके पास वही सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? तो राइट आंसर इज लैंडसैट सीरीज। पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी सैटेलाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा विभाग द्वारा छोड़े गए हैं, जिनको लैंडसैट कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लैंडसैट। ये जो सैटेलाइट है आपके जो रिसोर्सेज हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जो भी आंकड़े होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं, वो भेजते हैं। लैंडसैट सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए हैं कि पृथ्वी धरातल के तथ्यों का मानचित्र भी करें और उन्हें अंतरिक्ष ही हम उन्हें ले भी सकते हैं। तो इसलिए आपके लैंडसैट सीरीज बनी है जो कि यूएसए के नासा विभाग द्वारा ये छोड़े गए हैं। तो ये सबसे पुराने दूर संवेदी प्रोग्राम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको बताना भारतीय टाइमलाइन। तो देखो टाइमलाइन आपको पता है, ये आपको याद रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट देशांतर है, पूर्वी आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस है, जो भारत के कहाँ से निकलती हैं भाई, यूपी से निकलती है, यूपी के इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है ये, ठीक है। साथ ही ये छत्तीसगढ़ से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यूपी से निकलती है, ठीक है, आगे देखते हैं। और ये अगर हम बात करें भारत के तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, और मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश से होती हुई उड़ीसा को भी टच करती है, बट ये तमिलनाडु को टच नहीं करती। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो राइट आंसर तमिलनाडु रहेगा। बाकी स्टेट कितने हो गए भाई, यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश को टच करती है, एमपी, छत्तीसगढ़ को टच करती है, फिर उड़ीसा को, और फिर आंध्र प्रदेश को। तो ये भारत के 5 राज्यों को टच करती हुई भारत की समय रेखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं पूछा था, तो तमिलनाडु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो पर कंप्लीट होते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करो मेरे चैनल को। मेरा खुद का चैनल भी है स्टडी विद दीपा सैनी। निम्न में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ और बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया गया, पूछा गया आपसे, तो दैनिक मानचित्र पर हमेशा देखो वायु दाब, वायु प्रवाह, आकाशीय दशा, वर्षण, आपके समुद्र की दिशा, तापमान का विवरण, और ये इस पर तापमान का प्रदर्शन, देखो ये सब चीज़ दिखाया तो जाता है। देखो बादल हम दिखा देते हैं,
पवनें भी दिखा देते हैं, ठीक है। आपकी जो वायु दाब है वो भी दिखा देते हैं, वायु का प्रवाह भी दिखा देते हैं, वर्षण भी दिखा देते हैं, समुद्र की दिशा भी दिखा देते हैं, तापमान का विवरण भी बता देते हैं। बट इस पर तापमान का जो प्रदर्शन होता है वो वास्तविक ना होकर वो अंतर के द्वारा दिखाया जाता है। तो भारतीय दैनिक मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा टेम्परेचर, यानी तापमान को नहीं दिखाया जाता। इनका प्रदर्शन वास्तविक ना होकर प्रयंतर द्वारा दिखाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये थे भाई 30 क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।